Good morning, dear students. I hope you all are fine, safe at your places, and you have enjoyed your holidays along with your studies. So today, welcome back to the school, welcome back to the online classes. Today I'll not teach you any new topic. I'll just give a brief revision of the previous thing which I taught before the vacations. So let's start with it. I taught you what is economics, and introduction was given because we are here doing statistics, right? So economics and introduction. Revision key points are हम लोगों ने इसमें बहुत सारी definitions पढ़ी थी. Wealth definition, welfare definition, scarcity definition, growth oriented definition. So इसको short में पढ़ते हैं. Wealth definition was given by Adam Smith, जिसमें उन्होंने economics को science of wealth कहा था. इन्होंने सिर्फ wealth पे ध्यान दिया था. उसके drawback निकाल के एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी. उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसके ना हम लोग मैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा है लाइफ का, कैसे वो इनकम अर्न कर रहा है, कैसे वो उसे यूज़ कर रहा है, तो वो वेलफेयर डेफिनेशन आ गई. स्कैर्सिटी डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने, जिसमें उन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसके ना हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. और सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो आई थी, सबसे लास्ट में आई थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को एक साथ ले लिया था. कैसे मैन और सोसाइटी मनी का यूज़ करती है, मनी को यूज़ करके या मनी को नहीं यूज़ करके अपने जो रिसोर्सेज है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करती है, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करती है. और उसके बाद उसने मेन बात डिस्ट्रीब्यूशन की भी की. जो भी इनकम आ रही है प्रोडक्ट्स की, उसका कंजम्पशन जो हो रहा है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रोड्यूस कैसे कैसे कंज्यूम हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाई जाती है. तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में ज़्यादातर पार्ट कवर कर दिया. फिर हमने इसमें पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? वो एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए की गई हैं. कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं. कंजम्पशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ होता है, इंसान अपने वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करता है. प्रोडक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, जनरेट करते हैं हम लोग, बनाते हैं अपनी इनकम बनाने के लिए. हम उसको गुड्स एंड सर्विसेज बना के हम लोगों की सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं और बदले में हमारी इनकम जनरेट होती है. डिस्ट्रीब्यूशन, जब इनकम जनरेट हो रही है तो उसको हम किस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड पे क्या देते हैं हम लोग? रेंट. लेबर को सैलरी एंड वेजेस. कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेता है. तो जब इनकम जनरेट होती है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, तो ये सारी हमारी रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन व्हेन वी कम टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच आर नॉट concerned with the creation of money. If I teach my daughter, so that is not concerned with the that is not concerned with the earning money. So this is the non-economic activity. If I cook for my family, this is non-economic activity. So I hope this is clear to you. Now let's continue with the other things which we did. We did meaning, scope and importance of statistics. So here we'll do the revision of the key points for meaning, scope and statistics. So statistics की हम लोगों ने definition पढ़ी थी in plural sense and in singular sense. प्लूरल सेंस नाम में आता है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट हाँ इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, जितना भी स्टैटिस्टिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी हमारी आ जाती हैं प्लूरल सेंस के अंदर. जैसे कि स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय अ मार्क्ड एक्सटेंस बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. जो भी हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब एक चीज़ होने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. बहुत सारे कॉजेज का मतलब सपोज अगर हमारे डिमांड बढ़ रही है किसी भी चीज़ को लेके, उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. हो सकता है लोगों के पास इनकम बढ़ रही हो सकता है उस कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं. और हम लोग स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग कभी भी क्वालिटेटिव मैनर में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और जो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग कलेक्ट करते हैं डेटा, जो भी हमारा डेटा रहता है वो आपस में इन कंपैरिजन में रखा जाता है. से सपोज आई से रीटा इज we can say that Rita is 45 kgs. अगर मैंने इतना बोल दिया तो it is not statistics. If I say Rita is 45 kgs in comparison to Sita is 50 kgs, तो
इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। तो ये वेट जो मैंने लिए दोनों गर्ल्स के, तो ये हमारा क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम लाइक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, वी हैव टू टेक द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, टोटलिटी में बात करनी होती है, हम लोग अकेले अकेले इंडिविजुअली बात नहीं करते। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से इफेक्ट होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, कोई एक्यूरेसी होनी चाहिए रीजनेबल, उसमें कोई अगर हम कोई भी डेटा कलेक्ट करें उसका प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, ऐसे मजे के लिए नहीं। अगर मैं क्लास में आई हूँ, सपोज मैंने बच्चों के मार्क्स पूछे इकोनॉमिक्स में कितने कितने मार्क्स आए, तो वो उसका मेरे को कुछ ना कुछ काम करना होगा उन मार्क्स से, तो ठीक है, तो वो उसका प्री डिटरमाइंड पर्पस रहेगा। अगर हम लोग पॉपुलेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका प्री डिटरमाइंड पर्पस है, हमको अपनी पॉपुलेशन देखनी है, हमको ये देखना है पॉपुलेशन कितनी बड़ी है इतने टाइम में, ठीक है, ताकि उसके लिए हम कोई आगे पॉलिसीज बना सकें। एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होता है, प्लस उसके साथ हम कंपैरिजन जरूर रखते हैं, बिना कंपैरिजन के कुछ भी हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते। सिंगुलर सेंस के अंदर क्या होता है, जितना भी आगे का प्रोसीजर रहता है कलेक्शन से फाइनली इंटरप्रिटेशन तक, स्टैटिस्टिक्स का जो भी प्रोसीजर रहता है वो हमारा आ जाता है सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन के अंदर। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा हमने कैसे कलेक्ट किया, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, यही सारी चीजें हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़नी है। तो पूरा जो उसका प्रोसीजर होता है टिल द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, ये सब हमारा सिंगुलर सेंस के अंदर आता है। वही इसके सिंगुलर सेंस के जो फीचर्स हैं वो भी यही आ गए, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। साथ में हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और लिमिटेशंस पढ़ी थी। फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि हम अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को हम सिंप्लीफाई कर सकें, हम लार्ज डेटा को, मास डेटा को एक बहुत शॉर्ट में हम लोग उसे प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, और एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, जो भी डेटा हमारे पास है उसको इंटरप्रेट करने के बाद हम लोग उसके बेस पे प्लानिंग और पॉलिसी आगे बना सकें। से सपोज अभी मैंने एग्जांपल दिया पॉपुलेशन कलेक्ट करने का, तो गवर्नमेंट ने जब देखा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज फ्रेम की। उसी जो हम लोगों ने सेंसस लिया था, सेंसस में पता चला पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए नई पॉलिसीज फ्रेम हुई, पुरानी जो पॉलिसीज थी उसको चेक किया गया, उसके बेस पे नई को चेंज किया गया। अगर पॉवर्टी में कुछ चेंज आया है, कम हुई है, पॉजिटिव चेंज आया है, तो उसको आगे कंटिन्यू किया गया। तो इस तरह से हम लोगों को हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स फोरकास्ट करने में भी, आगे क्या हो सकता है, अब तक तो ये हुआ, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या चांसेस हैं। सपोज एक बिजनेसमैन है, वो देखता है कि मेरे इस साल जो है इतना प्रॉफिट हुआ है, मैंने इतना पैसा लगाया था, इस तरह से मैंने काम किया था, आगे क्या चांसेस, आगे प्रॉफिट और बढ़ सकता है, तो फोरकास्टिंग में भी ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस पे आ जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो है इंपॉर्टेंट रहता है गवर्नमेंट के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। गवर्नमेंट के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट जो है टाइम सीरीज एनालिसिस करती है, ये आपको आगे अभी पढ़ाया जाएगा। इंडेक्स नंबर, क्या प्राइसेस पहले थे, क्या प्राइसेस अब हुए, कितना चेंजेस हमारे प्राइसेस के अंदर आए, ये सब हम इंडेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। जब हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक लॉस बनाने के लिए, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए, क्या हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, किसकी डिमांड है, किसकी सेल है, किसकी सप्लाई ज़्यादा है, मैथमेटिकल रिलेशन जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाहे मीन के फॉर्म में पढ़ें उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक इकोनॉमिक के अंदर जो है हमको हेल्प करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करता है, ये भी हम लोगों ने, मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, फिगर्स देखते हैं, क्या क्या फिगर्स हमारी आई हैं, क्या स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज हुए हैं, उससे क्या बेनिफिट मिला है या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आगे की टेक्निक्स लगा के, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के आगे के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस यूनिट हमें बनानी है, हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह के बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये भी स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उससे हम लोग नई बिजनेस यूनिट बना सकते हैं, कितना डिमांड हो रहा है प्रोडक्ट का, क्या हमने प्रोडक्शन पिछले साल की थी, क्या अब हमें प्रोडक्शन आगे करनी है, कैसे हम अपनी क्वालिटी में चेंज करना है, हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, कैसे हम मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट्स कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है बिजनेस के लिए।
ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। जब हम बात करें लिमिटेशन की, तो देखो स्टैटिस्टिक्स, जब किसी भी चीज़ के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। स्टैटिस्टिक्स का नुकसान कहाँ पे आता है, क्या कहाँ लिमिट कर जाता है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव फिनोमेना है, इन नंबर्स बात करता है, वो क्वांटिटेटिवली बात करता है, क्वालिटेटिवली बात नहीं करता। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, इस बेस पे वो बात नहीं करेगा। वो नंबर के बेस पे बात कर रहा है। जिसके नंबर ज्यादा हैं वो इंटेलिजेंट है, जिसके नंबर कम है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव फिनोमेना पे बात नहीं करता, प्लस इंडिविजुअल लेवल पे वो बात नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रीता का वेट 45 kg है, तो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। व्हेन वी कंपेयर द वेट ऑफ टू गर्ल्स, तो वो स्टैटिस्टिक्स हमारा बन जाता है। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है। कैसे कोई मिसयूज कर सकता है, देखो स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। जिसको एक्सपर्टीज है, उसकी जो एक्सपर्ट है स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए, वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। अदरवाइज इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज ही सही होगा, आप एग्जैक्टली देखोगे सही नहीं होगा। मीन, मीडियन, मोड और एवरेजेस हम लोग निकालते हैं, तो ऑन एन एवरेज ही ये सही आता है। जैसे हम लोग बात करें, अगर मैंने क्लास 11th के बच्चों का हाइट ली ऑन एन एवरेज, मैंने बोल दिया ऑन एन एवरेज इस क्लास के बच्चे जो है 5 फुट 4 इंच तक हैं या 5 फुट 5 इंच तक हैं, तो क्या सारे ही बच्चे 5 फुट 4 या 5 के होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करता है, ऑन एन एवरेज इतना, कोई 5 का भी होगा, कोई 5-10 का भी होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो बात करता है वो एवरेज में करता है, तो सभी को एक ही जगह पे लाके रख देता है वो। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। वही जो मैंने अभी बताया, जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक्सपर्ट ही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है उसको वो यूटिलाइज इसको नहीं कर सकता, वो उसको गलत भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है। प्लस स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस का मतलब है जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने भी अभी एग्जांपल दिया कि मैंने आप लोगों का क्या कलेक्ट किया, हाइट सभी की होनी चाहिए। मैंने किसी की हाइट ले ली, किसी का वेट ले लिया, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड स्टेटमेंट्स। कई बार स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम गलत लगा लेते हैं, कौन सा कोई और मेथड यूज करना हो तो कोई और मेथड लगा लेते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करके उसके लिए स्टेटमेंट दे दी जाती है जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये मिसयूज भी उसका करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ऑल्दो हमें बेनिफिट भी करता है बहुत ज़्यादा, हमें आगे की बिजनेस को करने के लिए, गवर्नमेंट को प्लानिंग करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी साथ में है। सो बच्चों, आपका ये जो है चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एक शॉर्ट रिवीजन मैंने आपको दिया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होंगे, किस तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था सिंगुलर सेंस के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। सो ऑल द बेस्ट to all of you till now. From tomorrow onwards we'll study the new topic, collection of data. So God bless you all the best.